कल परसों हम कहाँ थे? पेज चैप्टर 25 से 95। स्टार्ट करना है। चैप्टर हाँ, पेज 25 नाइन। से स्टार्ट करना है। हाँ, और पेज 95। चैप्टर 20। पेज नंबर कौन सा बोला? 95। ओके। तो हमको 25 पेज से स्टार्ट करना है। 25 चैप्टर। अच्छा, आगे एक चॉइस नंबर का जो चैप्टर था उसमें हमने 23 और 24 में दो बातें समझी। एक तो क्लोरोफिल क्या काम करता है, दूसरा सीजन के हिसाब से भोजन की प्रकृति क्या होती है। अब आज आगे हम देख रहे हैं भोजन के वजन के अनुसार उसके गुण, यानी जैसा वजन उसकी वैसी प्रकृति, वैसी उसके गुणधर्म। तो डेंसिटी, भोजन की जो डेंसिटी होती है वो भी अपनी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दिखाती है। ऐसे तो देखा जाए तो शाकाहारी प्राणी जितने भी हैं इस धरती पे, वो ज्यादातर पत्तियां ही खाते हैं। शाकाहारी भोजन में पत्ती सबसे वजन में हल्की है, लेकिन मनुष्य हजारों साल से पत्ती को छोड़ के सब कुछ खा रहा है। तो जब पत्ती भोजन में नहीं लेता है, दूसरा भोजन लेता है, तो वो वजन वाला भी होता है। जैसा भोजन का वजन बढ़ता है उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आता है। अब मान लो कोई पौधा है, पौधा की पत्ती है, उसकी जड़ें है, उसका प्रकांड है, फल है उसका। तो हर चीज की डेंसिटी अलग अलग होती है। मान लो आलू का पौधा है, तो आलू के पत्ते है, प्रकांड है, आलू है। तो सबसे ज्यादा वजन आलू का है, मूल का। पत्तियों का वजन इतना नहीं है। तो वजन के हिसाब से उसको हम देखें
तो इसमें क्या चेंज है? तो पत्ती में वजन कम है, आलू में वजन ज्यादा है पत्तियों के हिसाब से। तो कुदरत ने जो चीजें बनाई है हमारे लिए भोजन के लिए, इसमें आप साइंस के हिसाब से उसको देखोगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से देखोगे, गुणधर्म के हिसाब से देखोगे, तो ज्यादातर आपको ये मालूम पड़ेगा कि भोजन जितना वजनदार उतनी उसमें कैलोरी ज्यादा, यानी शक्ति वाला भोजन ज्यादा। और जितना वजन कम उतनी न्यूट्रिशन ज्यादा, कैलोरी कम, यानी हाई डेंसिटी हाई कैलोरी, लो डेंसिटी लो कैलोरी। आप गाजर भी ले लो, तो गाजर की पत्तियों में वजन कम है गाजर के हिसाब से, तो पत्तियों में लो डेंसिटी यानी लो कैलोरी, गाजर हाई डेंसिटी यानी हाई कैलोरी, ज्यादा ताकत। इसी तरह फल को देख लो, मान लो आपने तरबूज लिया, खरबूजा। अब तरबूज के अंदर काले रंग के उसके सीड होते हैं, तो लाल जो उसका पल्प है और सामने बीज है, तो आप 100 ग्राम पल्प खाओ और 100 ग्राम बीज खाओ, पल्प का डेंसिटी लो है, सीड की डेंसिटी हाई है। तो हाई डेंसिटी सीड की है तो सीड खाने से कैलोरी ज्यादा मिलेगी जितनी पल्प खा रहे हो इसके कंपैरिजन में। तो हमारे भोजन में पत्ती से लेके फल, सब्जी, कंदमूल, अनाज, दाल, ड्राई फ्रूट्स, ये सब होते हैं। तो जितना वजन ज्यादा उतनी ताकत ज्यादा, और जितनी वजन हल्की उतनी न्यूट्रिशन ज्यादा, पोषक तत्व ज्यादा। तो सबसे हल्का है पत्ता, तो पत्तियों में जितने न्यूट्रिशन मिलेंगे उतने आपको दूसरे कोई चीज में नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरी हर चीज पत्तियों के कंपैरिजन में हाई डेंसिटी यानी वजन वाली होती है। अब पत्ती सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वाली, पत्तियों में भी जो रिसर्च हुए हैं उसके हिसाब से आप देखो, तो गूगल पे आप चेक कर सकते हो। टॉप लेवल की जो पत्तियां है इसमें नंबर आता है ड्रमस्टिक यानी मोरिंगा का पत्ता, व्हीट ग्रास का पत्ता, व्हीट ग्रास की तरह बार्ली यानी जौ की पत्ती, इसी तरह जैसे मेथी की पत्ती होती है ऐसी ही एक दूसरी आती है जिसको गुजरात में बोलते हैं रजका, अंग्रेजी में कहते हैं अल्फा अल्फा। ये जमीन पे होने वाली पत्तियों की बात है, लेकिन पानी में जो पत्ती होती है, वनस्पति होती है, उसको बोलते हैं स्पिरुलिना। और स्पिरुलिना, उसमें तो इतने न्यूट्रिशन होते हैं, कैलोरी नहीं होती है लेकिन न्यूट्रिशन इतने होते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि 1 केजी स्पिरुलिना खाओ, इसके सामने 1000 किलो सब्जी खाओ, एक के सामने 1000 गुना न्यूट्रिशन स्पिरुलिना में होता है सब्जियों के कंपैरिजन में।
तो सहजन की पत्ती, अब यहां देखो एक थोड़ा चित्र में दिखा रहा हूं। सहजन की पत्ती जो फ्रेश लीफ है, बिना सुखाए, फ्रेश, तो इसमें कैरेट के हिसाब से 4 गुना विटामिन ए है, ऑरेंज के हिसाब से 7 गुना विटामिन सी है, मिल्क के हिसाब से 4 गुना कैल्शियम है, केले के हिसाब से 3 गुना पोटेशियम है, स्पिनच के हिसाब से 3-4 गुना आयरन होता है, और दही के प्रमाण में 2 गुना प्रोटीन होता है। अब यही सहजन की पत्ती को आप सुखा दो, तो सुखाने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी में न्यूट्रिशन बढ़ जाते हैं वॉल्यूम के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से। तो ड्राइड लीफ के अंदर कैरेट के हिसाब से विटामिन ए जो फ्रेश में 4 गुना थी वो 10 गुना हो जाती है। आप वजन सेम लो, उसके सामने फ्रेश ताजा लो, उसका वजन इतना ही ड्राई लो, तो ड्राई में वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये कंपैरिजन यहाँ है। इसी तरह अल्फा अल्फा यानी रजका, उसके अंदर आप देखिए कितने न्यूट्रिशन है। अच्छा, सबसे ज्यादा वजन वाला ड्राई फ्रूट्स, बादाम है, अखरोट है, पीनट्स है, काजू है, कैश्यू। तो यहाँ देखो सब में कैलोरी एकदम भरपूर, न्यूट्रिशन के नाम थोड़ा थोड़ा, लेकिन कैलोरी भरपूर मिलेगी आपको। तो मनुष्य क्या करता है, जब भी भोजन करने जाता है होटल में, 4 लोग भोजन खाने के लिए जाते हैं, तो 4 के बीच में सब्जी एक ऑर्डर होती है और रोटी चपाटी 4-4 खा जाते हैं लोग। यानी मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो कैलोरी हाईएस्ट खाता है, न्यूट्रिशन बहुत कम खाता है। और जो भी खाता है न्यूट्रिशन वाला हल्का, यानी सब्जी, पत्तियों के कंपैरिजन में सब्जी वजनदार है, तो सब्जी में पत्तियों के हिसाब से वजन ज्यादा के होने के कारण सब्जी में पत्तियों के हिसाब से कम न्यूट्रिशन होता है, और वो सब्जी कच्ची खाने की जगह वो पका के खाता है। मान लो आप गोभी पत्ता लाओ, लौकी लाओ, बैंगन लाओ सब्जी बनाने के लिए। अच्छा, आप उसको काटते हो और पानी में डालते हो तो पानी में तैरता है। तो जितना वजन में हल्का, इतनी न्यूट्रिशन ज्यादा। तो सब्जी को जब कच्ची काटते हो तब हल्की है, पानी में तैरती है। हो गया। लेकिन यही ऐसे रील सब्जी बना को, रहे कि सैफ अली खान जब मुसीबत में था तब सिक्योरिटी वाला कहाँ था। आवाज सब बंद रखे अपने। तो सब्जी जब काटी हुई होती है, कच्ची है, तब तक पानी में तैरती है। लेकिन जब आप उसको पकाते हो, इसके बाद आप पानी में डालोगे तो नीचे पानी में बैठ जाएगी। जब पानी में बैठ जाती है, वजन वाली हो जाती है, तो इसमें न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं, डेंसिटी हाई हो जाती है, कैलोरी बढ़ जाती है, न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं। तो मनुष्य दूसरी गलती ये करता है कि उनके शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए, भोजन तो खा रहा है न्यूट्रिशन वाला, लेकिन उसको जब पकाता है
तब उसकी डेंसिटी हाई हो जाती है, और हाई डेंसिटी के कारण उसमें न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं, कैलोरी बढ़ जाते हैं। और न्यूट्रिशन के अभाव में शरीर में बहुत बड़ी समस्याएं आने लगती हैं। आपको मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, यहां आप चित्र देखिए। दो बैल लगे हैं, खेत में जुड़ाई कर रहा है खेडूत। अच्छा, ये जब खेत में कल्टीवेशन करते हैं बैल से फार्मर, तो इसमें मेहनत ज्यादा कौन करता है? खेडूत। लेकिन घुटन घिस मेहनत ज्यादा कौन करता है? बैल। खेडूत नहीं करता बैल के कंपैरिजन में, क्योंकि बैलों को हल खींचना है। खेडूत को तो हल पकड़ के पीछे पीछे चलना है। बैल और मनुष्य के दोनों में ज्यादा मेहनत बैल करते हैं, लेकिन घुटन घिस जाते हैं मनुष्य के। बैल के घिसने चाहिए, लेकिन मनुष्य के घिस जाते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक ही कारण है। बैल मेहनत करता है, लेकिन भोजन खाता है पत्तियां, वो भी कच्ची। तो उनके शरीर में न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में जाता है, उसके हड्डियां में घिसारा नहीं पड़ता। इसके सामने मनुष्य क्या करता है? सब्जी खाता है पत्ती की जगह, लेकिन सब्जी को भी पका पका के खाता है, तो कैलोरी हाई करता है, न्यूट्रिशन कम करके खाता है, और घुटन घिस जाते हैं। जितने लोगों ने नी रिप्लेसमेंट किया होगा, उन सबको आप पूछ लेना, हर रोज ग्लास भर भर के दूध पीता है कैल्शियम वाला, लेकिन घुटन फिर भी घिस जाते हैं, और नी रिप्लेसमेंट करने की नौबत आती है। तो ये घुटन घिस जाते हैं कैल्शियम वाला भोजन खाने के बावजूद भी। तो इसके पीछे कारण एक ही है कि जो भोजन हम खाते हैं नेचुरली लो डेंसिटी की होनी चाहिए, इसकी जगह वो प्रोसेस करते हैं, पकाते हैं, और पकाने से उसके सारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं। ये तालाब में जो शैवाल होती है ना, जिसको बोलते हैं स्पिरुलिना, स्पिरुलिना, इसकी कंपैरिजन देखो। 1 केजी स्पिरुलिना के सामने 1000 किलो सब्जी इतने न्यूट्रिशन से भरा पड़ा होता है। तो नेचर ऐसा कहता है, कुदरत ऐसा कहता है कि जो भोजन वजन में हल्का है, वो न्यूट्रिशन से भरपूर है, उसको कभी पका के मत खाओ। और पानी में जितने भी तैरते हैं, जो भोजन वजन में हल्का है यानी पानी में तैरते हैं, लो डेंसिटी है, वो सारे भरपूर पड़े हैं न्यूट्रिशन से। और उसको जब आप पकाते हो, तो वो पकाने के बाद पानी में डालोगे तो नीचे बैठ जाते हैं। तो जो न्यूट्रिशन में ज्यादा है पानी में तैरने वाले, वो 3 चीजें होती है: पत्ती, सब्जी, फल। ये तीनों आपको पानी में तैरने वाले ही मिलेंगे, और पानी में तैर रहे हैं मतलब न्यूट्रिशन से भरपूर। कंदमूल, अनाज, दाल, ड्राई फ्रूट्स, वो सब वजनदार है, और वजन के कारण उसमें ज्यादा कैलोरी है। आप
कंपैरिजन में देखो तो सबसे हल्की पत्ती, पत्ती से वजन वाली सब्जी, नेचर कुदरत कहता है कि जितना हल्का इतना ज्यादा न्यूट्रिशन, जितना ज्यादा वजन उतना ज्यादा ताकत, कैलोरी। अब हल्के से वजन की ओर आप देखोगे तो सबसे हल्की पत्ती, इससे ज्यादा वजन सब्जी का, और फल का इससे ज्यादा वजन कंदमूल का, इससे ज्यादा वजन अनाज दाल का, और इससे ज्यादा वजन ड्राई फ्रूट्स का। तो ड्राई फ्रूट सबसे ज्यादा वजनदार और सबसे हल्की पत्ती। तो पत्तियों में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन, सबसे ज्यादा वजन वाला ड्राई फ्रूट्स, तो सबसे ज्यादा कैलोरी ड्राई फ्रूट्स में। पत्ती और सब्जी दोनों में हल्का है पत्ता, दोनों में सस्ता क्या पड़ता है? पत्ता, सब्जी के हिसाब से। पत्ती में ज्यादा न्यूट्रिशन, फिर भी मनुष्य सब्जी के पैसे खर्च करता है, पत्ती नहीं लाके खाता है। मूर्खामी कर रहा है मनुष्य। अच्छा, अनाज और ड्राई फ्रूट्स दोनों खाने से कैलोरी मिलती है भरपूर, लेकिन दोनों के भाव में आप देखो तो 10 गुना अंतर है। अनाज खाओ तो भी ताकत मिलेगी, ड्राई फ्रूट्स खाओ तो भी ताकत मिलेगी, लेकिन भाव आप देखो तो 10 गुना अंतर है। अनाज के हिसाब से ड्राई फ्रूट 10 गुना महंगा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ड्राई फ्रूट्स कभी पैसा खर्च करके नहीं खाने चाहिए। हाँ, कहीं शादी में गए हो और मुफ्त में मिल जाए तो थोड़े खा लो, लेकिन पैसा खर्च करके खाओगे तो फायदा ज्यादा नहीं है, क्योंकि कैलोरी ही चाहिए आपको तो अनाज ही सस्ता पड़ेगा, ड्राई फ्रूट्स महंगा पड़ेगा, जितने पैसे आप खर्च कर रहे हो इसके हिसाब से। तो 25 नंबर के चैप्टर में आपको ये समझ आया। विटामिन्स के बारे में जरा बातें करनी है। आपने डॉक्टर खादिरवली का नाम सुना होगा। उनको मिलेट मैन कहते हैं, पूरी देश के अंदर मिलेट मैन से जाने जाते हैं। आप डॉक्टर खादिरवली को मिलोगे ना तो वो ऐसा बोलेंगे कि भोजन को तो पका के ही खाना चाहिए। अच्छा, आप न्यू डाइट सिस्टम वाले चौहान साहब को मिलोगे तो वो ऐसा बोलेंगे कि भोजन को पका के खाना ही नहीं चाहिए, वो तो जहर है। खादिरवली को मिलोगे तो वो बोलेंगे कि भाई भोजन को तो कच्चा खाना ही नहीं चाहिए, पका के ही खाना चाहिए। और चौहान साहब बोलेंगे कि भाई कच्चा ही खाना चाहिए, पका के नहीं खाना चाहिए। दोनों अपने अपने हिसाब से लोगों को अपनी मान्यता के हिसाब से भोजन खिला के लोगों को ठीक भी कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों को मिलोगे तो दोनों एक दूसरे से उल्टी बात करेंगे। तो आप इसमें से किसको सही मानोगे? दोनों काम कर रहे हैं, दोनों को रिजल्ट मिल रहा है। सर ये मेरे हिसाब से तो इंसान की प्रकृति है, हर एक का शरीर अलग अलग है। एक केला किसी को बहुत अच्छा सुपाच्य होता है, बहुत फायदा करता है, और कई लोगों को वही केला बहुत नुकसान भी करता है। तो सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है। मैंने देखा है, जैसे ऊषा पान के बारे में हम बात कर रहे थे, तो कई पेशेंट ऐसे होते हैं हमारे जिनको हम ऊषा पान देते हैं तो कई लोगों को फायदा होता है, कई लोगों को बहुत नुकसान कर जाता है। हाँ, तो मैं यहाँ यही चाहता हूँ आपको कि यहाँ
आप पर्टिकुलर व्यक्ति की प्रकृति के ऊपर जा रहे हो, लेकिन यहाँ हमको ये दोनों में से क्या सच मानना और क्या गलत मानना, इसके पीछे हमको कैसे सोचना चाहिए। दोनों अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, दोनों को फायदा हो रहा है, लेकिन दोनों की बात अलग है, दोनों एक दूसरे से उल्टी बात बता रहे हैं। तो सर कुछ पदार्थ, कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं ना जिनको पकाया जाके खाना ही, जैसे अब वो मिलेट्स बोलते हैं, मिलेट्स को तो आप भिगोते ही 10 घंटे के लिए, अंदर तक पूरा फाइबर जब तक उसका नहीं, मैं अ, क्या कहना चाहता हूँ कि दोनों अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल है, हाँ दोनों जी। बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम्म। दोनों एक दूसरे से उल्टी बात कर रहे हैं। अब पब्लिक तो कंफ्यूज हो जाएगी, खादर वाली को मिलेगी तो बोलेगा कच्चा तो खाना ही नहीं चाहिए, और वो पकाया खिला के लोगों को ठीक कर रहे हैं। अच्छा, चौहान साहब को मिलोगे तो वो बोलेगे तो कच्चा ही खाना चाहिए, पका तो खाना ही नहीं चाहिए, पकाया तो वो लोगों को कच्चा खिला के भी ठीक कर रहे हैं। सर लेकिन प्लेसिबो है हम ना, जिसके ऊपर जो काम कर जाए। नहीं 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 मतलब आपका मन जो है सबकॉन्शियस किस चीज को ग्रहण कर लेता है, वही चीज काम कर नहीं, जाती है। यहाँ यहाँ बात अलग है, और वो हम्म। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हाँ जी। दोनों अपनी जगह रिजल्ट दिखा रहे हैं, तो हमको क्या देखना चाहिए कि दोनों की पद्धति में जो फायदा मिल रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है वो समझ लेना चाहिए। उन दोनों की पद्धति में जो काम का है वो स्वीकार लेना चाहिए, और जो मर्यादा है उसको छोड़ देना चाहिए। यहाँ बात क्या आती है कि कोई भी भोजन जब शरीर में जाता है, ज्यादातर हम जो भोजन खाते हैं इसमें, और पूरी दुनिया एक ही बात बताती है कि भी आपको हर रोज कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, चर्बी खानी चाहिए। ये तीनों के ऊपर फोकस करती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और चर्बी जहां से मिल रहा है जो भोजन में से, वो सारा हाई डेंसिटी वाला होता है, यानी वजनदार होता है। और वजन वाली जितनी भी चीजें हैं उसको पका के ही खानी पड़ती है हमको, उसको हम सीधा कच्चा नहीं खा सकते, उसको पकाना आवश्यक है। लेकिन जो वजन में हल्की है, हल्की भोजन में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है जो वजन वाली में नहीं है। शरीर को दोनों चीज की जरूरत है, तो जो वजन में हल्की है उसको पका के नहीं खाना चाहिए, वो कच्चा ही खाना चाहिए, तभी जाके आपको न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेंगे। और जो वजन वाली चीज है वो कैलोरी वाली है, वो कच्ची खाओगे तो डाइजेस्ट नहीं होगी, उसको पकाना जरूरी है। अब डॉक्टर खादी वाली पका के खिलाते हैं और फायदा ले रहे हैं, चौहान साहब कच्चा खिलाते हैं और फायदा ले रहे हैं, पकाया तो खाने का ही मना कर देते हैं। तो दोनों में अच्छाइयाँ है, मर्यादा भी है। तो यहाँ हमको क्या देखना है कि जितना खुराक वजन में हल्का, पत्ती सब्जी फल, वो आपको ताकत नहीं देंगे, कैलोरी आपको नहीं दे के पाएंगे। और जो लोग मेहनत करते हैं उन लोगों को आप बोलो भी तुम पत्ती खा के जियो या फल खा के जियो, सब्जी खा के जियो, तो इतनी मेहनत नहीं कर पाएगा। जो बीमार है जिसको मेहनत नहीं करनी है उसके लिए बात अलग है, लेकिन जो मेहनत करता है उसके लिए वो सही नहीं है। अब जो मेहनत करते हैं उसको कैलोरी वाला भोजन तो करना है। अब मान लो मजदूर है, मजदूर वजन वाला यानी कैलोरी वाला भोजन खाएगा, ताकत वाला काम भी करता है, पूरे दिन इतना काम करता है कि उसके मसल थक जाते हैं काम करते करते।
थक जाते हैं, रात को सोने जाता है, मसल पेन हो रहा है, नींद नहीं आ रही, सोने के लिए उसको शराब पीनी पड़ती है, व्यसन करना पड़ता है, तब जाके उसको नींद आती है। अब मजदूर आप देखोगे तो इतनी मेहनत करने वाला व्यक्ति, उसके शरीर में इतना घिसारा पड़ता है कि वो 40 की उम्र का होगा, आपको दिखेगा 60 का बुढ़ा। अब यहां क्या है कि भाई मजदूर मेहनत करता है, वजन वाला ताकत वाला खुराक खाता है, काम करता है, शरीर घिस जाता है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, लेकिन उनकी जो बुढ़ापे के पीछे की जो वजह है वो क्या है? क्योंकि वो ज्यादा कैलोरी वाला भोजन तो खा रहा है, करने वाला काम कर लेता है भोजन खा के, लेकिन शरीर में जो घिसारा पड़ रहा है उसको मेंटेन करने के लिए जो न्यूट्रिशन वाला भोजन उसको खाना चाहिए वो नहीं खा रहा है, इसीलिए वो जल्दी बूढ़ा दिख रहा है। और उसके मसल्स जो मेहनत करते हैं जल्दी वो ठीक हो जाने चाहिए, घिसारा पड़ रहा है वो जल्दी ठीक नहीं होता है, इसीलिए उसको पेन होता है, नींद नहीं आती है, शराब पीनी पड़ती है उसको। अब यही मजदूर जो वजन में हल्का भोजन है, पत्ती सबसे हल्की, वो खाना शुरू करे तो उसके मसल्स के अंदर जो घिसारा पड़ रहा है वो जल्दी ठीक भी हो जाएगा। वो जब मेहनत करके रात को सोने जाएगा तो मेंटेनेंस वाला भोजन खाने के कारण उसके मसल्स पेन नहीं करेंगे, उसको शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी सोने के लिए। और जो घिसारे के कारण उसका शरीर जो बुढ़ापे की ओर चला गया था, बुढ़ा दिख रहा था, उसकी जुवानी वापिस आ सकती है। अब यहाँ बीवी चौहान साहब बिना पकाया यानी पत्ती सब्जी फल पे रहने के लिए बोल रहे, तो इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मिल रहे। और खादी वाली पकाया भोजन खिला रहे, वो तो अनाज खिला रहे। तो हमको अनाज खाने से ताकत मिलती है, लेकिन ज्यादा मेहनत करोगे तो घिसारा भी पड़ेगा, और घिसारे को फुलफिल करना है तो आपको न्यूट्रिशन वाला भी भोजन चाहिए, जो लोग नहीं खा रहे हैं। अब न्यूट्रिशन की जब बात आती है तो न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिशन हमारे शरीर के लिए काम के है, इसमें ज्यादातर आप देखोगे ना तो हाई डेंसिटी वाले न्यूट्रिशन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, उसको हम ज्यादा न्यूट्रिशन मानते हैं, न्यूट्रिशन के तौर पे उसको हम मानते हैं। एक्चुअली न्यूट्रिशन की जो व्याख्या है उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी है, हमारी समझ में बहुत गड़बड़ी है। जैसे कि हड्डी को सॉफ्ट होने से बचाने के लिए आपको कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम जो होता है वो पानी में भी होता है, दूध में भी होता है, पत्तियों में भी होता है। और मान लो हाई डेंसिटी वाले जैसे कि जिसमें ऑयल है, जैसे तिल, मूंगफली, ऐसी कई प्रकार की जो हाई डेंसिटी वाली चीजें, तो हल्की से लेके भारी सब चीजों में कैल्शियम है। फिर भी कैल्शियम जो है वो शरीर में, हड्डी में
कभी सीधे सीधा नहीं जा सकता। कैल्शियम डायरेक्ट हड्डी के उपयोग में कभी नहीं आ सकता। कैल्शियम तभी उपयोग में आ सकता है कि वो कैल्शियम का कन्वर्जन हो। अब एक कन्वर्जन की बात जहां आती है उसको समझना बहुत जरूरी है। आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं। छोटा बच्चा कोई भी प्राणी का जन्म लेता है, मनुष्य का ही देख लो तो मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है तो वो 1.5 किलो का होता है और 1 फीट या 1.5 फीट की हाइट का होता है। अब ये बच्चे को हर साल अपना वजन भी डबल करना है और अपनी हाइट भी डबल करनी है। अब बच्चे का हाइट डबल करना है तो उसकी हड्डी लंबी करनी पड़ेगी, तब जाके हाइट बढ़ेगी। अब हाइट जब बढ़ती है तो हड्डी को कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम की व्यवस्था भगवान ने उनके माँ के दूध में ऑलरेडी दे के रखी है। बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो कैल्शियम उसके शरीर में जाता है। तो कैल्शियम दूध के साथ गया, उसका हाइट, हड्डी की लंबाई बढ़ती है, हाइट बढ़ती जाती है। लेकिन यही बच्चा पूरी जिंदगी दूध पीता रहता है, बड़ा होने के बाद भी, बुजुर्ग होने के बाद भी, तो बाद में हड्डियां घिस जाती है, हड्डियां सॉफ्ट हो जाती है, दूध पीता है तो भी। तो ये क्या होता है, क्यों होता है? तो यहां समझना ये है कि हड्डी को लंबी करने के लिए कैल्शियम चाहिए, लेकिन कैल्शियम पानी में भी है, दूध में भी है, पत्ती में भी है, भोजन, सब प्रकार के भोजन में कैल्शियम मिल रहा है आपको। लेकिन कैल्शियम कभी हड्डी में डायरेक्ट नहीं जा सकता, उसका विटामिन में कन्वर्जन करना पड़ता है, तब जाके हड्डी में जाता है और हड्डी लंबी होती है। सीधा कभी कैल्शियम शरीर इस्तेमाल नहीं कर पा सकता। तो भगवान ने कैल्शियम को विटामिन में कन्वर्ट हो जाए फटाफट और हड्डी में पहुंच जाए और हड्डी फटाफट लंबी होए, इसके लिए अद्भुत व्यवस्था बना के रखी है सब प्राणियों के बच्चों के अंदर। क्या व्यवस्था रखी है कि बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो अपने मुंह में दूध आता है और स्टमक में दूध जाता है। तो जब दूध मुंह में आता है बच्चे के, तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था रखी है कि जैसा दूध आंचल में से मुंह में आया, मुंह में भगवान ने इतने सारे बैक्टीरिया रखे हैं कि, और जठर में भी, कि जैसे मुंह से पेट में गया उसके ऊपर इतने सारे बैक्टीरिया काम करने लग जाते हैं कि वो दूध इमीडिएट दही बन जाता है। इमीडिएट जैसे पेट में गया तुरंत दही बन गया। और मान लो बच्चे ने दूध पिया माँ का और उसके पेट में कुछ गड़बड़ी है और उन्होंने उल्टी की, तो कभी दूध बाहर नहीं आता, दही ही बाहर आता है। ये कुदरत ने बहुत अद्भुत व्यवस्था करके रखी है। तो ये जो व्यवस्था है इसमें क्या होता है कि दूध पेट में गया, पेट में बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया उसको दही में कन्वर्ट करते हैं और वो बैक्टीरिया को साइंस की भाषा में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। और ये बैक्टीरिया का काम क्या है कि दूध में जो कैल्शियम था वही कैल्शियम को विटामिन में कन्वर्ट कर लेता है और वो विटामिन जो बन गया वो हड्डी में जाता है, हड्डी लंबी होती जाती है, बच्चे की हाइट हर साल डबल होती रहती है।
तो हड्डी लंबी करने के लिए कैल्शियम नहीं, कैल्शियम का कन्वर्जन विटामिन में होना आवश्यक है, तब जाके हड्डी में जा सकता है। लेकिन हालत क्या है नए जमाने में, जो पढ़ी लिखी माताएं हैं वो अपना दिखावा खराब न हो जाए, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद बच्चा 1 साल का भी नहीं होता है और अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना बंद कर लेती है और इसके सामने चाय, कॉफी, पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला और रेडीमेड बाजारू चीजों ला के खिलाना शुरू कर लेती है और उसके जठर में, मुंह में जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है उसको मारना शुरू कर लेती है गलत खुराक खिला खिला के, और फिर कैल्शियम का विटामिन बनना बंद हो जाता है और बच्चे की जो हाइट होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है। और इसके बाद में हालत ये हो जाती है कि आप आज कोई भी 10वीं कक्षा चलाती स्कूल में चले जाइए, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे आपको छोटे छोटे गेटे बकरे दिखाई देंगे, हाइट नहीं बढ़ रही। अच्छा, बच्चा बड़ा हो जाता है, सुबह सुबह में कड़क कड़क चाय पीता है, एसिड पीता रहता है, कोई गेस्ट आ जाता है तो थम्स अप, कोका कोला मंगवा के कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, एसिडिक भोजन इतना खाता रहता है पूरी जिंदगी कि उसके बच्चा 5 साल तक का होता है तब उसके मुंह और पेट में बैक्टीरिया होते हैं। 5 साल के बाद उसकी हाइट को थोड़ा कंट्रोल में हाइट बढ़ाना है, इसीलिए भगवान सिर्फ छोटी आंत में बैक्टीरिया रखता है और वो बैक्टीरिया को भी गलत भोजन खा खा करके मारता रहता है और बैक्टीरिया की कमी के कारण सीजन चेंज होती है, गला पकड़ता है तो 3 दिन के लिए 3 टाइम एंटीबायोटिक खाता रहता है और जो बचे कुचे थोड़े बैक्टीरिया है वो भी मार देता है और इसके कारण विटामिन्स की समस्या, डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। और आजकल देखिए छोटे छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग सब लोगों में विटामिन B12 से लेके विटामिन D की डेफिशिएंसी आपको घर घर मिल जाती है। साइंस ऐसा कहता है विटामिन आपको चाहिए तो आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा। अब नॉनवेज खाने से ही विटामिन मिलते हैं तो बंदर, गेटा बकरा, घोड़ा गधेरा, गाय भैंस को विटामिन कहाँ से मिलते होंगे? वो तो नॉनवेज नहीं खा रहे। तो विटामिन का जो काम है वो हमारे शरीर में उसका रोल है, विटामिन प्रोड्यूस करना पड़ता है। आप कभी अपने मुंह में जो लार पैदा होती है वो लार के बोतल बाजार में कहीं मिलेंगे? अपने वीडियो ऑन रख के हमको जरा दिखाओ अपना मुंह और हमको सामने रिप्लाई भी दिया करो। कम से कम अपनी मुंडी भी तो हिलाओ, पता चले कि भाई आप हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो। मुंह की लार के बोतल बाजार में कहीं नहीं मिलेगी और मान लो मिल भी जाएंगे तो कोई पिएगा? कोई नहीं पिएगा। जिस तरह आपके मुंह की सलाइवा की बोतल बाजार में कहीं नहीं मिल सकती और मिलेगी तो कोई पिएगा नहीं, सलाइवा को मुंह में पैदा ही करना पड़ता है। आप बाहर से अपेक्षा नहीं रख सकते कि भाई मैं ये फल खा लूं और मुंह की सलाइवा वहां से मिल जाए। जिस तरह मुंह की सलाइवा आपको आपके मुंह में पैदा ही करनी पड़ती है, इसी तरह आपके शरीर को जो विटामिन चाहिए वो आपके शरीर में आपको पैदा ही करने पड़ते हैं। वो खुराक में कहीं नहीं मिलेंगे और खुराक में चाहिए तो आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा। अब सनातनी व्यक्ति क्या नॉनवेज खाएगा? नहीं खाएगा। तो भगवान कृष्ण ने, जिन्होंने भगवत गीता लिखी, पूरी दुनिया के डेवलप कंट्रियों की यूनिवर्सिटी अपने कॉलेजों में भगवत गीता का अभ्यास कराती है, वो भगवत गीता लिखने वाले भगवान ने हमारे शरीर में विटामिन डेफिशिएंसी न आए इसके लिए अपने
समय में 5000 साल पहले वो बातें बता के गए। भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो उन्होंने दूध, चाय, कॉफी, घी की कोई लीला नहीं बताई थी। उन्होंने सिर्फ दही और मक्खन की ही लीलाएं बताई थी। तो ये दही क्या है? दही में क्या है? बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया हमारी आंतों में रहने चाहिए। भगवान कृष्ण ने 5000 साल ये बात बताई थी कि तुम्हारे शरीर में विटामिन डेफिशिएंसी ना आए, इसके लिए तू देसी गाय के दूध का बनाया हुआ दही खा। दूध खाने की जरूरत नहीं है। दूध कौन खा सकता है? जो बच्चा है, क्योंकि बच्चे के मुंह में और स्टमक में इतने बैक्टीरिया होते हैं कि जैसे दूध पेट में गया इमीडिएट उसको दही बन जाता है। तो छोटे बच्चे की ताकत है दूध को दही बना देने की तरत। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो छोटी आंत में थोड़े से बैक्टीरिया रहते हैं, वो थोड़े थोड़े विटामिन बना के देते रहते हैं शरीर को। लेकिन हम मनुष्य कलयुग के फैशन में फट जाने वाले लोग, पैकेज फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, कड़क मिठी चाय, रिफाइंड शुगर की बनाई जहर बना के पीता है। कभी गला पकड़ जाता है तो 3 3 दिन के लिए 3 3 टाइम एंटीबायोटिक खाता है। एंटीबायोटिक चना ममरे की तरह खाता रहता है। एसिडिक खुराक भोजन में खाता रहता है और उसके शरीर में ये विटामिन बनाने वाले बैक्टीरिया रहते ही नहीं। तो भगवान ने ये बातें 5000 साल पहले बताई थी कि छोटे बच्चा दूध पिएगा तो चलेगा, इमीडिएट दही बन जाएगा। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति दूध पिएगा तो वो इमीडिएट दही बनने वाला नहीं है। और दही बनने में जितना टाइम लंबा जाएगा उतना वही दूध को जहर बनने के चांस बढ़ जाएंगे। आप खुद भी प्रयोग कर सकते हो। आप 2 तपेली में दूध को उबाल के रखो, ठंडा हो जाए तब एक के अंदर आप थोड़ा सा दही डाल के रखो, दूसरे में आपको कुछ नहीं डालना है। तीसरे दिन आप दोनों तपेली में दही जमा हुआ दिखोगे, लेकिन जिसमें आपने पहले से दही डाल के रखा था वो खाने वाला अमृत समान दही बन जाएगा, और जिसमें आपने कुछ नहीं डाला था वो हो सकता है फूड पॉइजन हो जाएगा। बस यहाँ ये बात डॉक्टर खादिर वली और चौहान साहब की दोनों की जो पद्धतियां है इसमें ये बात यहाँ हमको समझनी है। डॉक्टर खादिर वली क्या करते हैं? मिलेट को पकाते हैं, उसकी इमली बनवाते हैं, इमली यानी उसका फर्मेंटेशन करवाते हैं। और फर्मेंटेशन में क्या है? हवा में से बैक्टीरिया अंदर घुसाते हैं। वो फर्मेंटेशन वाले बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं उसकी क्वांटिटी बढ़वा के पेट में डलवाते हैं, और क्वांटिटी बढ़ जाने से विटामिन्स बनना शुरू हो जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं वो न्यूट्रिशन कभी डायरेक्ट शरीर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसका विटामिन में कन्वर्जन होना कंपलसरी है, और कन्वर्जन करने के लिए बैक्टीरिया चाहिए। वो बैक्टीरिया को ग्रोथ ज्यादा करवा के वो फायदा शरीर में दे रहे हैं। तो भगवान ने जो बात बताई उसको स्वीकार लो। दही, बुजुर्ग 5 साल से बड़े व्यक्ति को दूध की जगह दही खाना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए जो बैक्टीरिया को मारे। छोटे बच्चे को छोटी उम्र से ही आप पेप्सी कोला जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पिलाओगे, चाय गरम गरम उबाली कड़क चाय पिलाओगे, एसिडिक चीजें खिलाते रहोगे, तो वो बच्चे छोटे छोटे गेटे बकरे ही रहेंगे, बड़े हो ही नहीं पाएंगे, उसकी हाइट बढ़ेगी ही नहीं, उनके शरीर में काफी विटामिन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। आजकल तो आप देखो ज्यादातर बच्चों को चश्मे भी आ जाते हैं क्योंकि विटामिन डेफिशिएंसी है और कुछ नहीं है। शरीर में जितनी भी समस्याएं क्रिएट होती है उसके पीछे विटामिन डेफिशिएंसी होती है।
और विटामिन के लिए बैक्टीरिया चाहिए। आपकी आंतों में बैक्टीरियल कॉलोनी कम नहीं होनी चाहिए। जब आप उपवास करते हो, आंतों की सफाई करते हो, सही भोजन डालते हो, तो भी बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। तो फर्मेंटेशन सब जगह उपयोगी है। आप कोई भी फल ले लीजिए, आम मान लो, आम लिया आपने, आम जब पेड़ के ऊपर है तो वो उसकी डाली के साथ चिपका हुआ है। जब आप आम पेड़ पे है तब खट्टा है। अच्छा, आम को आप तोड़ोगे तो जो जहां से वो पेड़ से अलग हुआ, वो जो जगह है, वहां से हवा के बैक्टीरिया अंदर घुसने लगते हैं, और वो बैक्टीरिया जो खट्टा आम है उसको धीरे धीरे करके उसको पकाता है और मीठा बना देता है। तो यहां भी बैक्टीरिया काम करते हैं। तो पूरी दुनिया ये बैक्टीरिया से चलती है, चाहे वनस्पति जगत हो चाहे प्राणी जगत हो। आपके शरीर के अंदर, आपकी आंतों के अंदर भगवान ने इतने बैक्टीरिया रखे हैं जो भोजन को विटामिन में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रोटीन को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, चर्बी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। शरीर वो सीधा इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन आपके शरीर के लिए जो न्यूट्रिशन है उसको सीधा शरीर इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, विटामिन्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। और विटामिन्स ज्यादातर वेजिटेरियन फूड में कहीं मिलते नहीं है। तो यहाँ डॉक्टर खादिरवली और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्रोबायोटिक एक्टिविटी बढ़ा के लोगों को फायदा दिला रहे हैं। अच्छा, मिलेट को ही क्यों फर्मेंटेशन करना चाहिए, लिटिल मिलेट? सर उसमें फाइबर की मात्रा सबसे ज्यादा दिखाई गई है। जो फॉक्सटेल मिलेट्स हैं, उनके जो हाँ, 5 मिलेट्स हैं, उसमें फाइबर की मात्रा सबसे तो ज्यादा है। मिलेट जो होते हैं ना, इसमें करीब 10 से लेके 15% तक फाइबर होता है लिटिल मिलेट में। अच्छा, गेहूं, चावल, बाजरा, मकई वो भी मिलेट है, लेकिन गेहूं, चावल, मकई में 3 से 4% फाइबर होता है। अच्छा, अब आप जब फाइबर में फर्मेंटेशन करते हो, तो जब भोजन पेट में जाता है तो भोजन में से कार्बोहाइड्रेट्स आंतों में शोषित हो जाता है। अब जो फाइबर बचता है आपकी आंतों में, तो फाइबर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, हवा मिल जाती है, और हवा और फाइबर की जगह में प्रोबायोटिक का ग्रोथ बढ़िया बढ़ जाता है। तो उसकी कॉलोनी बहुत बहुत फास्ट बढ़ जाती है। तो विटामिन्स बनने का प्रोसेस बहुत जल्दी होने लगता है। इसीलिए लिटिल मिलेट को पका के फर्मेंटेशन खाने के लिए डॉक्टर खादिर वलील कहते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के लिटिल मिलेट यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि भाई हर स्टेट में एक ही टाइप के मिलेट को अलग अलग बोला जाता है। जैसे बाजरी है तो मराठी में बाजरी, उड़िया में बाजरा, पंजाबी में बाजरा, तमिल में काम्बू, और तेलुगु में साजा बोलते हैं, हे बाजरी। इसी तरह यहाँ अलग अलग देखो, रागी है तो मराठी में नागली भी बोलते हैं, नाचली बोलते बोलते हैं, मांडिया उड़िया में बोलते हैं, मंडूका बोलते हैं पंजाबी में, तमिल में रागी भी बोलते हैं, केपाई भी बोलते हैं, गुजरात में रागी बोलते हैं उसको। तो ये अलग अलग टाइप के कई प्रकार के मिलेट्स होते हैं। आप जो इलाके में, जो स्टेट में रहते हो, वही स्टेट में आपको लिटिल मिलेट का प्रयोग करना चाहिए। आप गुजरात में रहते हो तो साउथ इंडिया के लिटिल मिलेट लाके खाने का कोई मतलब नहीं है। गुजरात में तांद्रा, कोदरी, सामा, मोरैया, राजगरा, रागी, बंटी, ये सब मिलते हैं, गुजरात में होते हैं, तो उसको लेना चाहिए। अच्छा, इसको कैसे पकाए लिटिल मिलेट को? तो उसको सुबह में भिगो, दोपहर को पकाओ। पकाने के टाइम नमक मत डालो, नमक डालने से फर्मेंटेशन
बैक्टीरिया ग्रोथ कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। तो पकाने के बाद उसके ऊपर छन्नी ढक के रखो, अंदर की गर्म हवा बाहर निकल जाने दो। अंदर जब जैसा ठंडक हो जाएगा तो बाहर से बैक्टीरिया अंदर जाना शुरू करेंगे। लेकिन ये फर्मेंटेशन जो लोग शहर में रहते हैं उन लोगों को हवा के बैक्टीरिया नहीं लेने चाहिए, क्योंकि शहरों में इतनी गंदगी करने वाले बैक्टीरिया होते हैं कि आपको फायदा की जगह नुकसान ज्यादा हो करेगा। तो जहाँ प्राकृतिक एटमॉस्फेयर है, हिली एरिया है, कुदरती वातावरण जहाँ ज्यादा है, गंदगी का प्रमाण कम है, ऐसी जगह ही आप ये करना चाहिए, इसके अलावा नहीं करना चाहिए। क्योंकि शहर में आप शहर साफ सुथरा दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा गंदगी बैक्टीरिया में, हवा में सबसे ज्यादा गंदगी शहरों में है, गांव में नहीं है। तो आप गांव में रहते हो तो वहां फर्मेंटेशन करो। अच्छा, आप दूध को शहर में उबाल के छोड़ दो तो दूसरे दिन वो जहर बन जाएगा। लेकिन वही दूध आप गांव में प्राकृतिक एटमॉस्फेयर में आप रखो, वहां भले आप दही नहीं डालोगे तो भी वो दूसरे दिन दही बनेगा, लेकिन जहर तो नहीं बनेगा। लेकिन शहर में आप करोगे तो जरूर जहर बन जाएगा, ये आपको समझना है। अच्छा, इसका दूसरा भी आपको एग्जांपल देता हूं। जो लोग डेवलप कंट्री में रहते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा, वहां अपने लोग बहुत लोग रहते हैं। अच्छा, आप यहां जब कोई भोजन पकाते हो, खाने के बाद बच गया, मान लो सब्जी भी बच गई आपकी, तो आप क्या करते हो, उसको फ्रिज में रखते हो। दूसरे दिन याद करके वो सब्जी आप याद करके खा लेते हो। मान लो ये दूसरे दिन आप नहीं खा पाए तो शाम को आपको उसको कूड़े कचरे में डाल देना पड़ता है। यानी पकाया भोजन फ्रिज में रखने के बाद भी सड़ जाता है और आप दूसरे दिन उसको फेंक देते हो। और डेवलप कंट्री में क्या है, आज संडे को जो सब्जी पकाई वो फ्रिज में रखते हैं और एक हफ्ता तक हर रोज वो थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, वहां बिगड़ नहीं जाता। क्यों? इसके पीछे बैक्टीरिया जिम्मेदार है। इंडिया के शहरों में इतनी गंदगी है कि हवा के बैक्टीरिया, जैसे आपकी सब्जी खाने के टाइम ठंडी हो गई तो ठंडी होने के बाद तुरंत इसके अंदर बैक्टीरिया घुस जाते हैं और वो बैक्टीरिया के साथ आप फ्रिज में रखते हो, और फ्रिज में जब रखते हो तो इसमें और सड़न हो जाती है, दूसरे दिन खाने लायक रहती नहीं है, फ्रिज में रहती है फिर भी। और विदेश में, वहां हवा इतनी शुद्ध होती है, सरकार गंदगी का निकाल इतना बढ़िया तरीके से करता है कि वहां हवा में इतने गंदगी वाले बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे जो सब्जी को पकाई हुई जल्दी सड़ा दे। तो वो लोग एक एक हफ्ते के लिए अपनी सब्जी को फ्रिज में रख के खा सकते हैं। तो यहाँ इंडिया में जो लोग शहर में रहते हैं उन लोगों को कोई भी चीज, लिटिल मिलेट को भी फर्मेंटेशन करना है तो आपको उसको हवा के बैक्टीरिया से नहीं करना चाहिए। जहां फ्रेश एयर हो, ऑक्सीजन लेवल ज्यादा हो, एटमॉस्फेयर हरियाला हो, वैसी जगह ही आपको हवा के बैक्टीरिया का फर्मेंटेशन करना चाहिए, बाकी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का जो चैप्टर था फर्मेंटेशन विटामिन्स के लिए, उसके ऊपर हमने आपसे बात की। अगला चैप्टर आप नोट करके रखना, 27 नंबर का है। टेस्ट के हिसाब से शरीर में क्या चेंजेस आते हैं। अब आज हमने
दो तीन चीज समझी। एक तो न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा पत्तियों में, पत्तियों में सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, वो हरा रंग का क्लोरोफिल पत्तियों में सबसे ज्यादा होता है, शरीर में आता है तो वो सबसे ज्यादा उसका हीमोग्लोबिन बनता है नेचुरल। अगले बार के लेक्चर में हमने ये बातें समझी थी। अच्छा, पत्तियों में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को कन्वर्जन करना होता है विटामिन में। विटामिन बनेगा तभी शरीर में सारा मेंटेनेंस हो पाएगा। विटामिन बनाने के लिए प्रोबायोटिक बैक्टीरिया चाहिए। बैक्टीरिया के लिए सबसे उत्तम बताया गया है देसी गाय का दूध का दही, जिसके अंदर सबसे ज्यादा अच्छे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। और भगवान ने, हमारे शास्त्रों ने, सनातन धर्म के अंदर, वेदों के अंदर गाय माता के शरीर के अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास बताया गया है। तो गाय का दूध के अंदर भी फायदा है। गाय का जो गोमूत्र होता है, गाय का जो गोबर होता है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया बढ़ते हैं वो खेती के लिए अच्छे बैक्टीरिया बनाते हैं। और खेती में पाक का, क्रॉप का टेस्ट अच्छा आता है, क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा बनता है, क्रॉप की बीमारी से बचने की ताकत ज्यादा होती है, उनको रोग ज्यादा नहीं लगते हैं। तो खेती को बचाने के लिए भी गाय का गोमूत्र और छान जरूरी है। और इसी तरह शरीर को ठीक रखने के लिए, अच्छे प्रोबायोटिक के लिए, हमारे लिए दूध का दही, उसके प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारे लिए सबसे काम के हैं अच्छे। आप दूसरे दूध का बैक्टीरिया लेने जाओगे तो इतना फायदा नहीं मिलेगा जितना देसी गाय का मिलेगा। हमारे देश में जर्सी गायों का चलन, पिछली कई सरकारों ने उसको बहुत बढ़ावा दिया। ऑस्ट्रेलिया की जेनेटिकली मॉडिफाइड गाय लाग ला के असली औलाद को खत्म करके रख दिया है। देसी गाय बची ही नहीं। हमारे देश ने जो देसी गाय, भावनगर के राजा ने देसी गाय का बुल ब्राजील के राजा को दिया था, ब्राजील के राजा को और उसके प्रेसिडेंट को। तो उन्होंने वही बुल का उपयोग करके पूरे देश में देसी गाय की नस्ल को बढ़ाया। और वही जो बुल उनको यहाँ से गिफ्ट मिला था, वही बुल का पूरा कद का स्टैच्यू उनकी संसद के आगे उन्होंने रखा है, क्योंकि उसकी पूरी इकोनॉमी उन्होंने बदल दी। और हमारी सरकारों ने अपनी ही मूल की औलाद को खत्म कर लिया और हमको परतंत्र बना दिया। दूसरी गाय, दूसरे देश की गाय यहां लाके, बहुत विचित्र हालत हुई हमारे देश की। तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कैसे आप पैदा करोगे, उसकी क्वांटिटी कम न हो जाए, इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है आपको, आपका नेचुरल हीमोग्लोबिन बने उसका ध्यान रखना चाहिए। न्यूट्रिशन पत्तियों में सबसे ज्यादा मिलेगा। अब जो लोग बीमार है, बच्चों से लेके कॉलेज में पढ़ने वाले से लेके, छोटे बच्चे से लेके, मजदूर से लेके बुजुर्ग, सबको जो समस्या है इसमें से बाहर निकालने के लिए पत्ती, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन, कैलोरी, इस सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तब जाके सबको आप सॉल्यूशन दे पाओगे। ठीक है, आगे के चैप्टरों में अभी और देखेंगे। लेकिन जो लोग हेल्थ के अंदर काम कर रहे हैं वो लोग ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन पूरा साइंटिफिक समझ के बिना हो रहा है। तो हमको ये योगाहार का कोर्स का सही नॉलेज का उपयोग करके लोगों को सही रास्ते पे लाना है। अब सवाल किसी का कोई है तो आप पूछ लीजिए। सर शहर में रहने वाले प्रोबायोटिक कैसे लें फिर? प्रोबायोटिक दही में है ही।
सिर्फ वो अब तो लैक्टोबैसिलस मिलेगा, अलग अलग चीज को फर्मेंट करने से अलग अलग प्रोबायोटिक डेवलप होते हैं। जैसे मैंने सुना है जो कि हमारे शरीर में करोड़ों वैरायटी होती है हाँ, प्रोबायोटिक के। करोड़ों तो वो वैरायटी अलग है। अलग बैक्टीरिया कैसे मिलेंगे? लाइक उस देखो दही से तो देखो, एक एक बैक्टीरिया जी मिलेगा। जी, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि आप सीजन का कोई फल लाते हो, तो फल जब राइपन होता है, राइप होता है, तो वो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आप सीजनल चीजें जब जब खाते हो तो वो फार्म से आती है, तो इसके साथ ये बैक्टीरिया भी आते हैं हमारे शरीर में, वो भी बढ़ते हैं। आप दही का दूध, देसी गाय का दूध का दही बनाओगे तो उसमें भी अच्छे बैक्टीरिया बनते हैं, तो वो भी हमारे शरीर में प्रोबायोटिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। शहर में हवा के बैक्टीरिया को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक ऑप्शन है, आप जब मटका पानी का भरते हो तो मटका का जो पानी जो सीपेज होके मटके की वॉल के बाहर आता है, तो वो भी हवा के अच्छे बैक्टीरिया को लेके अंदर जाता है। तब जाके जो पानी होता है वो आपको जब पीने के बाद आपको ऐसा लगता है कि कुछ पिया आपने, फीलिंग कुछ अलग आती है। मटके का जितना ठंडा पानी है उतना ही ठंडे टेम्परेचर का पानी आप फ्रीज का पियोगे तो आपको पानी पीने का कोई फीलिंग नहीं आएगा, आपका प्यास बुझता भी नहीं है। तो ये मटके का पानी भी उत्तम प्रोबायोटिक का सोर्स है। मटका फैशन में लोगों ने निकाल दिया। हाँ, किसी घर में मटका देखते हैं ना तो बोलते हैं तो पुराने लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, और फ्रीज का पानी पीने वाले पढ़े हुए लोग विटामिन की डेफिशिएंसी से पीड़ित है। तो जहां जहां नेचर है, कुदरत है, वहां वहां ये बैक्टीरिया का अस्तित्व है। और इतने करोड़ों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं कि जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, उसके टाइप्स को डिफाइन नहीं कर सकते। तो नेचर, आप कोई भी चीज को, कोई भी फल लाते हो, कोई सब्जी खाते हो, नेचुरल फॉर्म में जब खाते हो तो इसके साथ ये सब प्रोबायोटिक बैक्टीरिया शरीर के साथ अंदर आने लग जाते हैं। हाँ, ठीक। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कम कब होते हैं? जब आप कोई खट्टी चीज को ज्यादा खाते हो तब बैक्टीरिया मर जाते हैं। कोई तीखी चीज ज्यादा आप खाते हो तब मर जाते हैं। एसिडिक चीज खाते हो तब बैक्टीरिया मर जाते हैं। एंटीबायोटिक जब खाते हो तब बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो ऐसी चीजों से परहेज रखना चाहिए। लेकिन कई चीजें शरीर के लिए, बॉडी डिटॉक्स करने के लिए अमुक चीजों की जरूरत होती है, वो हम अगले चैप्टर में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सर फिर खादरवली सर का जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, हाँ इसके कंपैरिजन में बीबी चौहान सर का जो आपने जैसे बोला कि वो फ्रूट्स खाने के लिए बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, तो बैक्टीरिया तो सारे उनसे मिल जाते हैं, फिर हाँ, खादरवली सर की तो रिक्वायरमेंट नहीं है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, दोनों को रिजल्ट मिल रहा है ना। जो कच्चा खिला रहे हैं उसको भी रिजल्ट मिल रहा है, ये फर्मेंटेशन करा के खिला रहे हैं उसको भी रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट दिया किसने? नहीं, वो भी तो शहर के लोगों को ट्रीट करते ही होंगे ना सर, नहीं, ट्रीट फर्मेंटेशन, क्योंकि करते मेन। हैं, ट्रीट करते हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना, सावधानी, कि जहाँ पॉल्यूशन ज्यादा है ना वहाँ आपको इतना फायदा नहीं मिलेगा जितना नेचुरल प्राकृतिक एटमॉस्फेयर में आप फर्मेंटेशन करो। और शहर में शहर ज्यादा पॉल्यूशन में प्रॉब्लम्स खड़े होने के चांस बढ़ जाते हैं। बीमारी तो शहर में ज्यादा है सर, शहर में ही रहने वाले हैं, वो क्या करे फिर? नहीं नहीं, मैं यहाँ क्या कहता हूँ कि आप सीजनल चीजें लाओ मार्केट से, नेचुरल, वो खाइए तो इसमें आपको मिल जाएगा। फर्मेंटेशन नहीं, बिल्कुल नहीं करने की बात नहीं है, हम्म। थोड़ा करो, फर्मेंटेशन करके खाना चाहिए। लेकिन आपका जहाँ फर्मेंटेशन कर रहे हो एटमॉस्फियर आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बस मैं ये बात बताना चाहता हूँ। जहाँ गटर की गंदगी बहुत ज्यादा है ना वहाँ आपको फूड पॉइजन होने के चांस बढ़ जाएंगे। हम्म। वो थोड़ा अलर्टनेस के लिए मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा नहीं है। वहाँ आप और थोड़ा हवा का बैक्टीरिया ले लो, थोड़ा दही का प्रयोग कर लो, और नेचुरल फ्रूट ले लो,
तो इससे बढ़िया हो जाएगा। तो सर जैसे खट्टे फल है, आंवला है, खट्टा नहीं लेना संतरा है। है, नहीं नहीं मैं नहीं नहीं, बता रहा हूँ तो खट्टे देखो, अगला हमारा जो टॉपिक आएगा टेस्ट के ऊपर। तो कौन सी कंडीशन में खट्टा खाना है, कौन सी कंडीशन में नहीं खाना है। जहां आपको विटामिन चाहिए, प्रोबायोटिक एक्टिविटी बढ़ानी है, वहां खट्टा नहीं खा सकते, तीखा भी नहीं खा सकते आप। तो उसका भी नुकसान है। नमक भी नहीं खा सकते आप, नमक डालोगे तो भी मर जाएगी बैक्टीरिया। तो हम्म, ये बातें हम अगले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। सर यार चैट बॉक्स पे विटामिन मैसेज डी बढ़ाने के क्वेश्चन लिए आंसर। बता दीजिए। विटामिन देखो, जितने विटामिन के बारे में लोगों ने बताया है रिसर्च करके कि भी विटामिन सी आपको खट्टे फल में मिलता है। तो विटामिन सी जैसा कुछ है ही नहीं, जो खट्टा है उसका काम है तोड़ना, सफाई करना। वो विटामिन है ही नहीं, सर भले विटामिन नाम डी, लिया। विटामिन डी। विटामिन डी भी आप जब फर्मेंटेशन करके खाने लगते हैं तो आपकी हड्डियों में जो कैल्शियम की कमी है, हड्डियां सॉफ्ट हो गई है, अपने आप मजबूत होने शुरू हो जाती है। और वो लोग बोलते हैं तड़का लगाओ, धूप में बैठो तभी मिलेगा, ये बात गलत है। फर्मेंटेशन होके प्रोबायोटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, अपने आप हड्डियां मजबूत होने लगेगी। विटामिन डी, वो लोग विटामिन डी बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो विटामिन ABCD थोड़े बहुत विटामिन बताए हैं, लेकिन करोड़ों प्रकार के विटामिन होते हैं जो साइंस वहां तक पहुंच भी नहीं पाया है। तो प्रोबायोटिक बढ़ाने के लिए शरीर में मीठे फल खाने चाहिए। मीठे फल में सबसे ज्यादा प्रोबायोटिक ग्रोथ बढ़ता है। इसीलिए तो आप देखो, जब भोजन भगवान की सेवा पूजा करते हैं तो पंचामृत बनाते हैं। पंचामृत क्या है? पंचामृत में दूध होता है, दही होता है और शहद होता है, तुलसी पत्ता होता है। तो शहद क्या है? मीठी चीज। दही क्या है? प्रोबायोटिक। और वो प्रोबायोटिक दूध में आया तो दूध को भी फर्मेंट करेगा, उसके प्रोबायोटिक बढ़ेगा, और मीठा जब आएगा तो और बढ़ेगा। तो जो पंचामृत है वो हमारे शरीर के लिए औषधि है, हमारे शरीर के लिए उत्तम सुपर फूड है। लेकिन जब पंचामृत अपनी माँ, मम्मी अपने सो बुजुर्ग लोग जाओ देते यार, हैं कि भाई भाई ये प्रसाद के शाम का तौर पे क्यों खाओ, जगते होने को समझ में नहीं आ रहा। प्रसाद के तौर पे खाओ, तो लोग उसको अज्ञानी मान के, जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको तुस्कार लेते हैं। अच्छा, ये शिवलिंग देखिए, शिवलिंग के ऊपर जो अभिषेक किया जाता है किसका होता है? सब प्रकार, दूध का, दही का, शहद का, ये सब उसके ऊपर अभिषेक होता है। शिवलिंग जितना बड़ा इतना अभिषेक ज्यादा, और उसमें जो प्रोबायोटिक बनते हैं, क्योंकि शिवलिंग का आकार देखियो, उसकी सरफेस जो है ना, वो आउटर सरफेस बड़ी होती है, इसके साथ वो बैक्टीरिया लगते हैं, फिर वो पानी। और ज्यादातर शिवलिंग देखिए, शिव मंदिर तालाब के किनारे होते हैं या तो नदी के किनारे होते हैं। तो ये तालाब नदी के किनारे क्यों हमारे सनातन वालों ने रखे? क्योंकि इसके ऊपर जो अभिषेक करोगे, इसके साथ बैक्टीरिया ग्रोथ बढ़ेगा, वो बैक्टीरिया वाला प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पानी में जाएंगे, खेतों में जाएंगे, नदी में जाएंगे, पूरी सृष्टि में वो पानी पहुंचेगा और पूरी सृष्टि को हरी भरी रखेगा। ये इसका, इसके पीछे का पूरा प्रावधान था। लेकिन आजकल महाराज को भी पता नहीं है कि शिवलिंग के पीछे का, कुदरत को ठीक रखने के लिए पीछे का क्या उद्देश्य है। वो प्रोबायोटिक की ऐसी जो एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर में भी देखो, फार्मर्स ने क्या किया कि यूरिया DAP डाल के, आप कोई भी पौधे के मूल में एग्रोवेस्ट डाल दो, एग्रोवेस्ट कभी मूल खा नहीं सकता जब तक उसका फर्मेंटेशन नहीं होगा। फर्मेंटेशन करने वाले कौन होते हैं? बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया कहाँ पैदा होते हैं? तो अर्थवर्म, जो केचुओ बोलते हैं, अरस या गुजराती में कहते हैं। तो अर्थवर्म जो होता है वो कचरे को खाता है, उसके आंतों में से जब बाहर निकलता है तो बैक्टीरिया के साथ वो मल बाहर आता है। वो बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं दूसरे कचरे को भी, और फिर वो मूल को खाने लायक बनाते हैं। तब जाके वो प्लांट को उसका फूड मिलता है और उसके ऊपर अच्छा फल फूल लगते हैं, और उसकी क्रॉप की डेवलपमेंट अच्छी होती है, उसका टेस्ट भी बढ़िया आता है। तो खेडूत लोगों ने क्या किया? यूरिया DAP पेस्टिसाइड डाल डाल के ये जो बैक्टीरिया खेती के काम के अच्छे, और केचुओं को मार गिराया। अब जमीन में बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं है, तो फिर जमीन में से पैदावार कैसे होगी, अच्छी फसल कैसे पैदा होगी? ये नहीं हो रहा है।
तो ये हमारी सनातन की जो संस्कृति थी, उसके पीछे के जो जो प्रावधान बताए, कर्मकांड बताए, जो भी है, सबके पीछे साइंस है, लेकिन वो साइंस हम दुनिया को बता नहीं पाए। और आजकल प्राकृतिक खेती के पीछे भी ये क्या है, ये जीवामृत क्या करते हैं, वो लोग गाय के दूध लेते हैं, दही लेते हैं, छाछ लेते हैं, गाय का गोबर लेते हैं, गाय का मूत्र लेते हैं, सबको फर्मेंटेशन करते हैं, फिर उसका जीवामृत बनता है। और वही जीवामृत जब खेत में डालते हैं तो बढ़िया सा क्रॉप होता है, बढ़िया सा टेस्ट वाले फल सब्जी बनते हैं और ऑर्गेनिक चीजें बनती है, और उसमें रोग भी नहीं आते हैं वो प्राकृतिक खेती के पौधों के अंदर। तो वहां भी गाय काम का है, हमारे शरीर के लिए भी देसी गाय काम की है, और देसी गाय के ही जीवामृत में सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा दूसरे प्राणियों के गोबर से बनाया हुआ जीवामृत में रिजल्ट नहीं मिलता है। आप दूसरी गाय, जो जर्सी गाय का दूध दही बना के खाओ, रिजल्ट नहीं मिलेगा। भैंस का बना के खाओ, रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, तो सर गाय के अंदर 33 करोड़ देवताओं का जो वास बताया है, वो ऐसे नहीं बताया है। सब जगह गाय, गाय माता, गाय का गोबर में तो इतनी ताकत है कि आपकी मकान की वॉल के ऊपर लगा दो, और मान लो अणु युद्ध हो जाए और परमाणु बम फट जाए, तो उसका रेडिएशन को भी वो रोकने की ताकत रखता है। तो ये सब प्रूव हो चुका है, लेकिन इसको समाज तक ले जाने में हमारी सरकारें, सामाजिक संस्थाएं बहुत वीक रही हुई है। ठीक है सर जी। सर कांजी कांजी बना सकते हैं, उसमें प्रोबायोटिक्स आ सकते हैं। क्या, किस तरह कांजी बनाओगे आप? मुझे कांजी प्रोसेस बताओ। हाँ सर, उसमें बीट भी काट सकते हैं, बीट के टुकड़े या तो गाजर के टुकड़े काट के पानी डालना है, उसमें रई का कुरिया, રઈ હમ ના કુરિયા આવે ને સર, હમ એ હમ નાખવાનું છે, મીઠું નાખવાનું છે ને હળદર નાખી એને બંધ કરીને ડબ્બો મૂકી દેવાનો છે તડકામાં 2 देखो, દિવસ। देखो, जहां नमक आएगा ना, वहां प्रोबायोटिक नहीं बढ़ पाएंगे। ओके। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखो। हमारे यहाँ जब अचार बनने की एक विधि होती थी, तो आचार में भी प्रोबायोटिक एक्टिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर होता था, लेकिन सही तरीके से हम आचार भी नहीं बनाते हैं आजकल। आचार में तो सर नमक आएगा ही आएगा। आएगा, लेकिन उसमें क्या होता है, ऊपर की तरह का जो होता है, आचार का जो फल होता है ना, वो फल के अंदर की साइड में प्रोबायोटिक एक्टिविटी होती है। और आचार ताजा ताजा खाओगे तो कोई फायदा नहीं है, जितना हम्म। पुराना होता है हाँ। फिर उसका फायदा मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन सर कांजी बनाते हैं तो 2 दिन बाद वो खट्टी हो जाती है, प्रोबायोटिक के बिना वो खट्टी कैसे हो रही है फिर? तो हो सकता है बनता होगा, लेकिन उसके ऊपर मेरा कोई रिसर्च नहीं है, मेरा उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। आप उसको चेक करा सकते हो। सर गुजरात में आपने मिलेट्स बताया सर, वो रिपीट कर सकते हैं प्लीज? गुजरात में कौन से मिलेट्स हमको खाने चाहिए और आंध्रा, उसके ऊपर? कोदरी, सामा, मुरैया, राजगरो, रागी, बंटी। चलो, अब बंटी। हम यहाँ पूरा करते हैं। आपके सर कोई चैट बॉक्स क्वेश्चन है में क्वेश्चन लिखा है सर। तो सर चैट आप बॉक्स में है आप क्वेश्चन। आज टाइम जरा ओवर हो चुका है, आप लिख के रखिए, और नेक्स्ट सेशन में आप पहले क्वेश्चन हमको पूछ लेना, उस टाइम हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है।